इसमें मैं अर्ज करता हूँ डॉक्टर साहब, मैं एक चीज अर्ज कर दूं, चूंकि आपने बताया है कि फवाद चौधरी साहब भी आपके साथ बैठे हुए हैं। मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ आपका प्रोग्राम, पर अगर वो बैठे हुए हैं तो मैं उनको एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से इस दफा इस साल कोई 15 साल बाद 15 साल जो हुक्मरानी की है रुएत हिलाल पे मुफ्ती मुनीब ने, 15 साल के बाद पहली दफा फवाद चौधरी की वजह से एक ईद हुई है, और ये इसके दबाव के तहत हुई है। ये टेकन देम फ्रंटली और इसने साइंस के को सामने रखा है। बस मैं इतनी बात, इसमें मेरे पास टाइम चूंकि नहीं है तो इससे ज्यादा नहीं तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि फवाद चौधरी पाकिस्तान के गैलीलियो सर 400 साल लेट हो गए। मैं कहता हूं अगर ये अड़ा रहे हैं, इसके साथ पिछली दफा ज्यादती ये हुई थी कि इसकी अपनी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने इसकी तारीख मानने से इनकार कर दिया था, और वो बड़ी अजीब बात थी कि एक पार्टी कह रही है और उसी पार्टी के चीफ मिनिस्टर उसको डिफाई कर रहा है। पर अगर ये कमरी कैलेंडर से ये शमसी कैलेंडर पे हम आ जाए तो दुनिया सारी शमसी कैलेंडर पे है, और रोजे और नमाज का वक्त तो औकात भी शमसी सूरज के मुताबिक होते हैं। कोई ऐसे इतनी अजीब बात नहीं होगी, सिर्फ ये एक बन गया है कि वो जाएंगे और वो ठहरेंगे पीसी होटल में और उस पे चढ़ेंगे वो जो हबीब बैंक प्लाजा है और वहां से देखेंगे, और फिर नाराज भी होंगे। सर अब ये तो हो गई बात, सर फवाद चौधरी की बहुत तारीफ हो गई है सर, ये हमें टुकड़ा काट के इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। ये बताइए कि आपकी जमात जो 18वीं तरमीम लेके आई थी और जिस एनएससी अवार्ड के साथ आप खड़े हैं, अब तो वजीर आजम ने उसका त्यापांचा कर दिया है कराची में, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक तो चीज ये है कि किसी भी कानून को अगर हम हतमी नहीं समझ सकते। सही। हमारे ईमान के मुताबिक कुरान के अलावा कोई हतमी नहीं है कि जिसमें जेर जबर तब्दील ना की जा सकती हो। एग्जैक्टली। तो जेर जबर, और अगर इस पे कंसेंसस नया आता है तो उस पे उन पार्टीज को अगर साथ लिया जा सकता है, अगर लिया जा सकता है कि जिनके साथ रैशनल डिबेट होनी चाहिए। एक खामी है 18वीं तरमीम में जिसका लोग जिक्र नहीं करते, और वो खामी और उसकी वजह से वो जो प्रोसेस इस्तेमाल हुई 18वीं तरमीम को बनाने में। जी जी लेकिन सर आप भी तो रजा रब्बानी साहब के साथ ही थे ना 18वीं तरमीम बनाते हुए। मेरी अर्ज सुन ले, यही तो चीज है, यही मैं अर्ज करने लगा। 342 मेंबर ने बहस नहीं की, और न ही सेनेट में 104 सेनेटर्स ने बहस की। दोनों हाउसेज की एक कमेटी बनी थी जिसमें 29 मेंबर थे, उसमें उसके रजा रब्बानी चेयरमैन थे। मेहनत की थी उस कमेटी में। एहसन गफर साहब भी थे जो सेनेटर थे, बड़े 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 नाम थे, और 29 मेंबरान थे। 29 मेंबरान ने जो बड़ी मेहनत करके, बड़ी डीरेक्ट डिस्कशन करके, कोई 4-5 महीने लगा के दिन रात बैठ के ये जो मसवदा और जो तजवीज पेश की उसको कौमी असेंबली और सेनेट से बगैर डिबेट के पास किया गया। सही है। तो इसके हक में है वो हाँ कहे, जो इसके खिलाफ है वो ना कहे। तो ये खामी मैं समझता हूँ। तो फिर तो एतजाज साहब ये बड़ी आपकी ग्रेटनेस है कि फिर वजीर आजम इमरान खान जो कह रहे हैं उसको तो फिर सपोर्ट करते हैं ना। वो भी यही कह रहे हैं कि उसमें उस पर सही डिबेट नहीं हुई, उसमें जल्दी में चीजें उसको कर दी गई हैं, वो डिबेट होनी चाहिए थी। डिबेट होनी चाहिए जी। डिबेट तो मैं तो इमरान खान से बहुत पहले का कह रहा हूँ। बिल्कुल सही। मैं तो पहले का कह रहा हूँ ये। अच्छा एक कमेंट और कर दीजिए कि एनएससी अवार्ड को भी तो फिर देखा जा सकता है ना, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और प्रोविंसेस की। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। वो एनएससी अवार्ड तो वैसे ही फ्लेक्सिबल है, उसके बारे में तो कोई
2/3 मेजॉरिटी हाउस में या 2/3 मेजॉरिटी सेनेट में, उसका तो है ही कुछ नहीं है। वो तो फ्लेक्सिबल है और उसकी मियाद है, जिस मियाद के बाद उस पर नजरसानी करना लाजिम है, और नजरसानी जब करेंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं आपको, एक चीज मैं जरा कॉशन कर, जिस तरह कालाबाग डैम है उस तरह 18वीं तरमीम भी एक सूबाई एक फेडरल इशू बन गया, फेडरल इशू। कालाबाग डैम आप नहीं बना सकते जब तक चारों सूबों का इत्तेफाक न हो। ये ना कभी सोचिएगा कि कोई एक बना लेगा, एक भाई का पानी नहीं है, छोटा सा खाल होता है, छोटा सा खाल, उस पे अगर एक भाई आधा घंटा अपनी बारी से पहले पानी अपनी खेत को लगा दे तो उसके वहां कत्ल हो जाता है। मैं समझ गया हूं, मैं आपकी बात समझ गया एतजाज साहब, मैं आपकी बात समझ गया हूं कि ये एक फेडरेशन वर्सेस सिंध एक इशू हो गई है, बन सकता है एक पॉलिटिकल इशू की एक तकदीस हो गई है। और वो तकदीस इसलिए हुई है, मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि 1 यूनिट जब बनाया गया, जिसके नतीजों विच वाज आल्सो वन ऑफ द कॉजेज फॉर द ब्रेकअप ऑफ द कंट्री, इधर 1 यूनिट करके मेजॉरिटी कर ली वेस्ट पाकिस्तान में और ईस्ट पाकिस्तान को माइनॉरिटी कर दिया। ठीक है, उसको 1 यूनिट से जब निजात हासिल हुई 1970 में प्रोविंसेस को, तो उनको इस तरह महसूस हुआ, ठीक है, कि जिस तरह वो मतलब नीम आजादी। सही है एतजाज साहब, मुझे अब दोनों गेस्ट की तरफ आने दीजिए। बहुत शुक्रिया, मुझे अंदाजा है कि आपने एक दूसरी जगह पे भी जाना है। बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने का एतजाज एहसन का। आपने दोनों चीज़ों पे NSC अवार्ड और 18th अमेंडमेंट के हवाले से एक डिटेल मुफस्सल कमेंट आपने सुना, फैसला इस हवाले से आपका है। फवाद चौधरी साहब, ये क्या बात हुई? तारीफ तो बात हो गई है, लेकिन एक मुश्किल सवाल है, ये क्या बात है कि पाकिस्तान का वजीर आजम कराची जाता है, 2 दिन स्पेंड करता है, अपने स्केड्यूल में बिजनेसमैन के साथ डिनर कर लेता है, मीडिया के लोगों को मिल लेता है, हर चीज़ स्केड्यूल में रखी जाती है, सिंध के सिटिंग चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह से वजीर आजम मुलाकात नहीं करते? हाउ डू वी रियली अंडरस्टैंड दैट? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि मुलाकात होनी चाहिए थी, और मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर में जो एक राब्ता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं उनमें राब्ता रहता है, रहना भी चाहिए, और ये भी है। यहाँ पे जो मुझे पता चला है वो ये था कि पहले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे वो रात को वहाँ पे लेट पहुंचे। अगले दिन सुबह जो है गवर्नर साहब ने, गवर्नर हाउस ने जो चीफ मिनिस्टर से रब्ता किया, तो उनका पता चला कि उन्होंने सुबह 10 बजे जो है वो उनकी कैबिनेट मीटिंग थी जो 2 बजे तक चली गई, और उसके बाद उनका बजट का सेशन आ गया। सो चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो उनका अपना स्केड्यूल, पीएम का अपना, जिसकी वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। अदरवाइज आई सीरियसली ऑब्वियसली थिंक दैट प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली जब वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे मिल सकते हैं, बाकी जगहों पे मिल सकते हैं, तो वहां पे भी मिल सकते थे, और मिलना भी चाहिए, कोई ऐसा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने अपने स्केड्यूल की वजह से जो है वो मुलाकात, लेकिन जो स्केड्यूल चल रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, जो स्केड्यूल चलता है व्हाट्सएप के ऊपर, जो प्राइम मिनिस्टर का स्केड्यूल लीक कर दिया गया है व्हाट्सएप, उसमें नहीं है कोई ऐसी प्लान मीटिंग। और मुर्तज़ा वहाब ने तो बाकायदा इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी है जो अखबारों में छपी है, जिसमें वो कहते हैं कि हम तो वेट करते रहे ना, हमें पहले बताया गया प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले, हम बाद में भी इंतज़ार करते रहे, हमने चीफ मिनिस्टर की सारी मसरूफियात भी हमने सस्पेंडेड रखी कि प्राइम मिनिस्टर की टीम कॉन्टेक्ट करेगी। वो फिर क्या है? नहीं, तो दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू ना, कि उनकी नहीं थी। पहले दिन तो पीएम साहब पहुंचे रात को, मैं 8:30-9 बजे थे कराची, और अगले दिन सुबह जो थे वो मुराद अली शाह साहब की मसरूफियात थी। सो ये अगर पहले दिन वो जैसा मैंने बताया कि उनका अपना स्केड्यूल था जो जिसके ऊपर जो है वो नहीं हो सका, फिर पीएम साहब ने लड़काना जाना था, वो लड़काना चले गए। सो सच ऐसा नहीं है कि पीएम ने कोई वो इतनी मतलब आपस में उनकी तलखियां हैं कि वो पीएम उनको मिल ही नहीं सकते या देख ही नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है। मेरे साथ रहिए राना सलालो साहब। अभी आपने एतजाज एहसन साहब को भी सुना, जिन्होंने बहुत ही खंदा पेशानी से, बहुत ही आप कहें कि जनरोसिटी शो की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नहीं होती। उन्होंने माना कि 18वीं तरमीम को लाते हुए एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई कि एक सेलेक्ट कमेटी जो थी उसके मेंबरान के दरमियान तो बहस हो गई, उन्होंने मेहनत भी बहुत की, लेकिन उसको पाकिस्तान की पार्लियामेंट और नेशनल असम्बली में एक ओपन डिबेट उसमें हुई ही नहीं है, उस पर वो कंसेंसस वाइडर डेवलप हुआ ही नहीं है। आपकी जमात भी पीपल्स पार्टी के साथ थी,
अब इस पे, और इससे पहले भी एक प्रोग्राम में आप एक बड़ी भरपूर डिस्कशन आप कर चुके हैं जब कमर ज़बान कायरा साहब थे और आप थे और अली मोहम्मद खान थे। अब इस पे क्या पोजीशन है आपकी? नहीं देखें, इसमें एतजाज़ एहसन साहब ने जो बात की है मैं ये बात नहीं समझ सका, हालांकि वो बड़े लॉ नोइंग इंसान हैं। जो लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस है, जब कोई चीज़ जो है वो स्टैंडिंग कमेटीज़ में या स्पेशल कमेटीज़ में एट लेंथ डिस्कस हो जाती है और उसके बाद पार्लिमानी ग्रुप्स जो हैं और उनमें डिस्कशन हो जाती है, और जब पार्टी की लीडरशिप और पार्टीज़ में इत्तफाक राय हो जाता है, तो फिर ऐसी लेजिस्लेशन को या ऐसी अमेंडमेंट्स को जो है वो फिर हाउस में जो है वो उसके ऊपर फिर डिबेट जो है वो कम होती है। हमेशा जब हाउस में डिबेट होती है तो उसके डिबेट के नतीजे में स्टैंडिंग कमेटीज़ बनती हैं, उस डिबेट के नतीजे में जो है वो स्पेशल कमेटीज़ बनती हैं। ये मामला जो है ये न सिर्फ उस असम्बली में बल्कि उससे पहले असम्बलीज़ में भी ये हमेशा ये डिबेट होता रहा, इसके ऊपर एहतजाज होता रहा, इसके ऊपर लोगों की राय आती रही, और वो सारी जो डिबेट्स डिस्कशंस थी उन्हीं के नतीजे में ये फिर एक स्पेशल कमेटी जो है वो बनी, जिसमें तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ को जो है वो उसमें जगह दी गई। और उसके ऊपर मेरा ये ख्याल है, अगर मुझे सही तौर पे तो ज़हन में नहीं, कि 1 साल से ऊपर जो है वो उस स्पेशल कमेटी में, जिसमें तमाम पार्टीज़ की नुमाइंदगी थी, 8 या 9 सभी लोग थे जो कि पार्लियामेंट में मौजूद थे, तो वहाँ पे जो डिस्कशंस होती रहीं उनमें जब इत्तफाक राय हो गया कि 1973 के आइन में ये अमेंडमेंट्स जो है वो ज़रूरी हैं और उनके ऊपर सारे लोग मुत्तफिक हो गए, तो उन तमाम अमेंडमेंट्स को, ये 18वीं तरमीम जो है ये कोई एक अमेंडमेंट का नाम नहीं है, ये एक सेट ऑफ अमेंडमेंट्स है इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके ऊपर जब इत्तफाक हो गया तो उसके बाद फिर पार्लियामेंट के अंदर उसके ऊपर डिस्कशन क्या होनी थी, तो उसकी वो जब वो पार्लियामेंट में आई है तो उसके बाद जो है उसके ऊपर वोट हो गया। 2 ही बड़ी जमातें थी, एक तरफ सेंटर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसके पास सिंध की हुकूमत भी थी, दूसरी तरफ आप लोग थे पंजाब में PMLN। आप लोगों का आपस में कंसेंसस हो गया, कंसेंसस के नतीजे में कमेटी में फैसला हो गया, ना मीडिया को खबर हुई, ना उसके बारे में कोई चीज़ लीक हुई, ना वाइडर नेशनल डिबेट हुई, ना नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट में डिबेट हुई। इसको आप डेमोक्रेटिक कैसे कह सकते हैं? ये तो आपका कंट्रोल था उस पूरे प्रोसेस पे। नहीं देखे मामला ये है कि मीडिया में जो है वो फैसलों को वक्त से पहले लीक करना या वक्त से पहले जो है वो जारी कर देना जो है, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ये तो फैसला करने वालों का फैसला है कि अगर वो एक चीज़ जो है वो किसी नतीजे पे पहुंचने के बाद उसको जारी करते हैं या उसके मतलब मीडिया से बात करते हैं, तो ये भी उनका फैसला है।